हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसको डीएनबी लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो जो डीएनबी अगर आपको लेना है वो डिपेंड करेगा कि आपका अटेम्प्ट कौन सा है और आपकी रैंक क्या आई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएनबी के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पासिंग रेट। अब मान लीजिए कि आपकी ब्रांच का पासिंग रेट 80% है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके इंस्टीट्यूट का भी पासिंग रेट 80% हो सकता है उसका 30% हो। तो 3 साल तक ये आपको डर सताता रहेगा और ये डर रहेगा कि पास होंगे नहीं होंगे, कहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी है सैलरी के साथ कि 20% से 30% सैलरी कम मिलती है डीएनबी हॉस्पिटल में स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे कहीं पे अगर 1 लाख है तो उस आपको 80,000 या 75,000 मिलेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है डीएनबी के साथ वो है गवर्नमेंट जॉब्स। अगर एमटीएमएस है कोई वर्सेस डीएनबी, तो एमटीएमएस को ही हायर किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब कॉलेजेस में। हॉस्पिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कॉलेज में एमडीएमएस को इन जनरल ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, 99% चांसेस है। तो ये 3 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें डीएनबी नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपका अटेम्प्ट क्या है और रैंक क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका रैंक 1000 से 10,000 के बीच में है, तो आपका रैंक बहुत अच्छा आया है। और इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि आपको या तो एमडी मेडिसिन मिल रहा है या फिर डीएनबी रेडियोलॉजी, आपको एमडी रेडियोलॉजी नहीं मिल रहा। तो अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक है कि मेरे को रेडियोलॉजी ही करना है, तो आप डीएनबी रेडियोलॉजी ले लीजिए। इस रैंक में डीएनबी लेना सही है क्योंकि आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको डीएनबी मेडिसिन वर्सेस एमडी पीडियाट्रिक्स मिल रहा है, तो अब अगर आपको इंटरनल मेडिसिन ही लेना है तो आप डीएनबी ले लीजिए। लेकिन अगर आपका होराइजन ब्रॉड है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि बस मेरे को क्लिनिकल स्पेशलिटी चाहिए जो कि मेडिसिन टच हो, तो चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो, मेडिसिन हो, पल्मोनरी मेडिसिन हो, तब आप एमडी लीजिए, डीएनबी की तरफ मत जाइए। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, वो है अगर आपकी रैंक 10,000 से 20,000 है, अब आप मिड रैंकर है। इसमें आपको डीएनबी मेडिसिन मिल रहा होगा, डीएनबी पीड्स मिल रहा होगा, डीएनबी पल्मो मिल रहा होगा, और एमडीएमएस में एनेस्थीसिया, पल्मो, ऑप्थेल्म, ईएनटी और जनरल सर्जरी ऑर्थो मिल रहा होगा। अब इसमें क्या है, अगर आप हैं ब्रांच स्पेसिफिक तब तो आप ऑब्वियसली डीएनबी को ही चूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि आपका रैंक पीछे की तरफ है, ऐसे में आपको एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप एमडीएमएस ही लीजिए, डीएनबी मत लीजिए। सोचने का तरीका ऐसे सोचिए कि मैं मेडिसिन स्पेशलिटी की तरफ हूँ या सर्जिकल स्पेशलिटी की तरफ हूँ। ब्रांच स्पेसिफिक यहाँ पे होना सही नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। काउंसलिंग एक बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है या चॉइस फीलिंग। आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करेगी। ब्रांच कभी सक्सेसफुल नहीं होती, इंसान होता है। ये कहा जाता है कि ये डॉक्टर सक्सेसफुल है, फिर लोग देखते हैं कि उसकी ब्रांच कौन सी थी। तो ये बहुत लंबी जर्नी है, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो आपको हर स्टेप पे अच्छा होना पड़ेगा सबसे अच्छा होने के लिए। तो बड़े खेल में तो डीएनबी इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मैटर करे तो आप एमडीएमएस ले सकते हैं। डीएनबी करने के बाद आपने फिर पीडीसीसी किया या फिर पीडीएफ किया या फिर डीएम कर लिया, फिर वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन जो आखिरी डिग्री होता है, अगर यही आपका आखिरी डिग्री है, आप उसके बाद कुछ फर्दर सुपर स्पेशलिटी नहीं करना चाहते, तो फिर एमडीएमएस रहने में ही भलाई है। फिर तीसरा है आपका रैंक 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में है। अब अगर आपका ये पहला अटैम्प्ट है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ड्रॉप कर लीजिए। अगर सेकंड अटैम्प्ट है तो भी ड्रॉप कर लीजिए, अगर हिम्मत है दोबारा प्रिपेयर करने की सेकंड अटैम्प्ट के बाद। लेकिन अगर आपका ये है कि मेरे को सीट लेनी ही लेनी है, तो आपको एमडी नॉन क्लिनिकल या फिर पैरा क्लिनिकल मिल रहा होगा वर्सेस डीएनबी क्लिनिकल मिल रहा होगा। तो जो भी डीएनबी क्लिनिकल मिल रहा है वो ले लीजिए। उसका रीज़न ये है कि जो एमडी नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल ब्रांचेज हैं उसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। सैचुरेशन का रीज़न ये है कि मोस्टली उसमें टीचिंग जॉब्स होती है। टीचिंग जॉब या तो डीएनबी इंस्टीट्यूट में होगी जहाँ पे डीएनबी कोर्सेज चल रहे होंगे, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में होगी या गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगी। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत कम होगी। दूसरा, जिसने जॉब लिया है वो छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन जो नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल ब्रांचेज हैं इसमें जो सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आपका 20,000 से 30,000 के बीच रैंक है तो आप डीएनबी कोई भी क्लिनिकल ब्रांच ले सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा डाउट, ये पता कैसे चले कि हमारा जिस भी हमें डीएनबी हॉस्पिटल हमें मिल रहा है वो कैसा है, उसका एकेडमिक्स कैसा है, उसमें हैंड्स ऑन कैसा है। तो इसका एक ही तरीका है कि आपको जाके वहाँ पे उसके रेजिडेंट से पूछना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आपने पहले कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, अगर आपने फ़ोन पे पूछा तो जो लोग होते हैं फ़ोन पे बायस्ड हो सकते हैं, या तो बिल्कुल बुरा ही बताएंगे, बिल्कुल अच्छा ही बताएंगे। तो आप पिछले 2-3 साल के ट्रेंड देखिए कि आपकी रैंक पे कौन से डीएनबी हॉस्पिटल मिल रहे हैं।
जो 5 से 6 आपको लगता है कि आपको मिल जाएंगे, आप उसमें पर्सनली विजिट करिए, वहाँ पे सब कुछ देखिए, वहाँ के कंसल्टेंट से बात करिए, वहाँ के रेजिडेंट से बात करिए, वहाँ के एसआर से बात करिए। कोशिश करिए कि जो वहाँ से पास आउट हो चुका है उससे भी बात हो पाए कि उसके बाद आपका करियर कैसा रहा। तभी आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अपने डीएनबी हॉस्पिटल को लेके। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।